कई बड़े बड़े कंपनीज के लोग हम लोग जान पहचान करते हैं, साहब क्या करें, हेलीकॉप्टर तो दिया हुआ है, यहाँ से हम जाते हैं, लेकिन बाल बच्चों का चेहरा देखे हुए 15-15 दिन हो जाता है, सोशल लाइफ नहीं है। बेंगलोर के बच्चे जो है, जब ये IITian हैं, तनख्वाह तो बढ़िया पा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपये पा रहे हैं, 5 लाख रुपये महीने वाले भी लोग निकल गए हैं। वो देखो तो 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, बुढ़े हो गए हैं, आंखें धसी हुई हैं, उनके जो आई साइड्स जो है देख लीजिए, बाल जो सफ़ेद होने लगे। ये कौन सा राष्ट्र हम लोग बनाना चाहते हैं? एक बीमार राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलो, उनको दवाइयाँ दो। इससे अच्छा कम काम करेगा, फुटबॉल खेलेगा, मस्ती करेगा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कौन सा देश चलाना चाहते हो? ये मूर्खता, जाहिलियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी भी देश का बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आज नहीं पिछले 30 साल से कहता हूँ लगातार, कि कोई भी देश जो है सबसे निकम्मा, सबसे खराब देश माना जाना चाहिए जो सिर्फ टैक्स के आधार पर जो है देश चलाता हो। उस शासन पद्धति को लानत है, उस शासन पद्धति को भर्त्सना की जानी चाहिए जो सिर्फ टैक्स के बदौलत, करों के बदौलत देश चलाने की मानसिकता रखता हो। इंडिया में भी जो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो 1-1 करोड़ के पैकेज पे एक डॉक्टर रह रहे हैं, वो अपने माँ बाप का पैसा क्यों खर्च करें? वो कहते हैं कि हमने 5 करोड़ रुपये दे कर हम डॉक्टर बने हैं, तो 5 की जगह 25 करोड़ रुपये कमाएंगे। तो पता चले कि जो नाक में जो है छींक आ रही है, तो एग्जामिनेशन पेट का भी करवा देते हैं डॉक्टर। सारे के सारे जो है आपका जो है जहाँ 10,000 रुपये खर्च होना, 1 लाख रुपये का बिल बनवा देते हैं। फिर बोलते हैं कि मेडिकल के लिए मैं क्या, हमने कहा है तो और भी बढ़ा दो, LIC देगी, जनरल इंश्योरेंस देगा, इंश्योरेंस कंपनी को डाल देते हैं। ये क्या है? मजाक ही हो रहा है। किसी देश को चलाने का, किसी सभ्यता को चलाने का ये तरीका ही गलत है। साथियों, बार बार मुझसे प्रश्न किया जाता है कि इस देश का आर्थिक विकास की दशा दिशा क्या होनी चाहिए, देश में आर्थिक समानता कैसे आएगी और लोगों की गरीबी कैसे खत्म होगी। बड़ा व्यापक प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, और उसका उत्तर जो है शॉर्टकट तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि बहुत आसान तरीका है। सिर्फ उस आसान तरीके को लागू करने के लिए कठिन या दुर्धर्ष या एक कहते हैं कि बड़ी ताकतवर जो है बौद्धिक कमिटमेंट होना चाहिए। है छोटा काम, बड़ा नहीं है, लेकिन उद्देश्य बड़ा है। देश की गरीबी कैसे खत्म होगी, देश में असमानता, आर्थिक असमानता कैसे खत्म होगी, और देश का सम्यक विकास कैसे होगा, उसके 4 फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला नंबर 1, भारत के संविधान के आर्टिकल 39C, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल 39C आप देखेंगे तो 39C कहता है कि राज्य माने शासन ये इंश्योर करे कि वेल्थ का और अवसरों का कंसंट्रेशन, केंद्रीकरण कुछ हाथों में चंद हाउसेस में न रहे, बल्कि इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसका समान वितरण हो, अवसरों का भी और संसाधनों का भी समान वितरण हो। ये उपबंध भारत के संविधान में है। क्या ईमानदारी से शासन प्रशासन पिछले 20-25-40 सालों में कभी भी कह लीजिए, ईमानदारी से जो राष्ट्रीय साधन हैं वो उसका इक्वल वितरण कर रहा है, और जो सरकारी साधन के साथ साथ जो अवसर है, विकास के जितने भी अवसर हैं, चाहे उद्योग का हो, कॉमर्स का हो, दुकान खोलने का हो, सरकारी नौकरी में आना हो, प्राइवेट नौकरी में जाना हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से माइग्रेट होकर जाना हो, क्या उसका समान वितरण है? नहीं है। समान अवसर है? नहीं है। तो राज्य की जवाबदारी है कि वो इंश्योर करे कि सबको समान अवसर मिले। समान अवसर कहाँ से मिलेगा? जब आप भारत के राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जिस दिन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, तो कोई कॉन्वेंट का प्रोडक्ट, कोई देसी स्कूल का प्रोडक्ट, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट, कोई जो गांव के पंचायत का प्रोडक्ट नहीं होगा। सभी इक्वल एजुकेशन सिस्टम लेंगे। जिस दिन शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, शिक्षा में समानता आ जाएगी,
उस दिन जो है सारे के सारे बच्चे, चाहे वो अरबपति का बच्चा हो, क्लास 1 का बच्चा हो, या गरीब का बच्चा हो, झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा हो, भीख मांगने वाले का बच्चा हो, या एकदम जो है निग्लेक्टेड हो, गर्जन हो, हरिजन हो, बिंजन हो, जो भी नाम आप दे लीजिए, जो भी शब्द यूज करें आप करें, लेकिन इस देश के हर व्यक्ति को, उनके बच्चों को समान अवसर मिल जाएगा। अब जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना बढ़ेगा। उसी में प्रोफेशनलिज्म भी है, जैसे किसी को क्रिकेट में जाना है, किसी को रेसलर बनना है, किसी को तीरंदाजी में जाना है, किसी को शूटिंग में जाना हो, तो जब समान अवसर मिलेगा तो जो क्षमताशील लोग होंगे, किसी के भी बच्चे हों, सबको अवसर मिलेगा, सब आगे बढ़ेंगे। जिसको उस क्षेत्र में, उस क्षमता में नहीं है, वो पारंगत है, तो दूसरे में चला जाएगा। तो उस अवसर की समानता विकसित करने के लिए शासन प्रशासन जो सक्रिय न होने होता है, और इसका परिणाम होता है कि जो नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, भाई भतीजावाद कहते हैं, उसका फायदा उठा ले जाते हैं। जो पहले से जो है सब संपन्न है, वो अपने जान पहचान के लोगों को या अपने आसपास के लोगों को मौका देकर उनको भर्ती करके, चाहे उनको अवसर देकर ले जाते हैं। भारत के जो सार्वजनिक या सार्वभौमिक जो है अवसर की समानता का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है। ये राष्ट्र विरोधी काम है, संविधान विरोधी काम है। तो अवसर की समानता जिस दिन शासन प्रशासन देना शुरू कर दे, देश में इक्वालिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। आर्थिक रूप से भी वही बात है, राजनीतिक रूप से वही बात है, सामाजिक रूप से भी बात है। अब भारत के संसाधनों की बात है। बिहार से कोयला निकलता है, केंद्रीय गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मालिक हो जाती है। अब बिहार के लोगों का कोयला, वहाँ के क्षेत्र का कोयला, वहाँ के लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। निकालने वाला ठेकेदार बाहरी प्रांत से, बाहरी जिले से, सरकार जो केंद्र की वहाँ से पैसा निकाल के अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर जो है, वो बिहार को तो कुछ मिला नहीं, दूसरे स्टेट को मिल जाएगा। वो यार सोना मान लो कि कर्नाटक से निकलता हो तो कर्नाटक के लोगों को तो उसका फायदा नहीं मिला, दूसरे लोगों को भी नहीं मिला, बल्कि एक जनरलाइज कर दिया हमने। तो वहाँ कम्युनिटी जो पकड़ है वो खत्म हो जाती है। जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ आदिवासी हजारों वर्षों से नहीं, करोड़ों वर्ष से रहने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काट के बेच दिया, चाहे उसमें से जो कुछ भी लकड़ी वकड़ी जो भी मिलता निकाल दिया, उनको उसका अवसर ही नहीं मिलता। वहाँ जितने भी सोशल फॉरेस्ट्री है वो तो डेवलप होता नहीं, फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो उसका फायदा वहाँ का आदिवासी उठा ही नहीं पाता। जबकि होना ही चाहिए कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों का प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम शेयर उनको मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट चलाने के लिए वहाँ से जो मिनिमम हो सकता हम लें। चौथी बात, जो महत्वपूर्ण बात है, कि ये किसी भी देश का बड़ा दुर्भाग्य है, मैं आज नहीं पिछले 30 साल से कहता हूं लगातार, कि कोई भी देश जो है सबसे निकम्मा, सबसे खराब देश माना जाना चाहिए जो सिर्फ टैक्स के आधार पर जो है देश चलता है। उस शासन पद्धति को लानत है, उस शासन पद्धति को भर्त्सना की जानी चाहिए जो सिर्फ टैक्स के बदौलत, करों के बदौलत देश चलाने की मानसिकता रखता हूं। देश को प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट है, देश के जो मैन पावर हैं, 135-40 करोड़ लोगों में से 60 करोड़ लोग यहाँ आज के डेट में सक्रिय हैं, सुपर सक्रिय हैं। 60 करोड़ लोगों की सर्विसेज से जो प्रॉफिट होता है, उससे जो देश चलाना चाहिए। इस देश के संसाधनों का प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करके प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से देश चलाना चाहिए। जो अवसर, देश का अवसर विश्व को देकर उससे जो प्रॉफिट होता है, उससे हमको जो है अपना देश चलाना चाहिए। अवसर कैसे? जैसे सैटेलाइट हमने रिसर्च किया, सैटेलाइट जो हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, हम अमेरिका को दे सकते हैं, हम श्रीलंका को दे सकते हैं, नेपाल को दे सकते हैं, भूटान को दे सकते हैं, कि हमने सैटेलाइट छोड़ा है, आप अपने उस सैटेलाइट का फायदा उठा के आप मोबाइल सिस्टम को कर लीजिए, जीपीएस सिस्टम को अच्छा कर लीजिए, हम सर्विस आपको दे रहे हैं, हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ, फायदा आप उठाइए। यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो है जिन चीज़ों के अभाव ग्रसित हैं, उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। उनके यहाँ चना होता ही नहीं, उनके यहाँ सरसों होता ही नहीं है, उनके यहाँ जो है ताज़ी सब्जी जो हमारे यहाँ की वेराइटीज है उनके यहाँ होता ही नहीं है, उनके यहाँ टीकूट होता ही नहीं। हमारे बर्मा से जो टीकूट ले जाकर पूरा यूरोप है, पूरा लंदन बसा हुआ है यहाँ का, हमारे पास सारे प्रोडक्शन है। हम इसके इंटरनेशनलाइजेशन करके उन देशों को बेच के संसाधनों को हम जो है उनके बजाय पूरा खत्म करके उस संसाधनों को बेच के जो हम देश चला सकते हैं ना। हमारे पास कोयला है, हमारे पास जो है गैस है, हमारे पास सब कुछ है।
उस संसाधनों का से देश चलाना चाहिए। टैक्स से देश क्या चलाता है? देश टैक्स से क्या हो जाता है? लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट पावर कम हो जाता है। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो खरीदारी कम हो जाएगी, मनी का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, गरीबी अपने आप बढ़ती जाएगी। परचेजिंग पावर है ही नहीं। परचेजिंग पावर तो तब बढ़ेगा ना जब हम प्रॉफिट उसको देंगे, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अवसरों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अपने देश में अपॉर्चुनिटी नहीं तो विदेशों में अपॉर्चुनिटी देंगे। जैसे पूरा दुबई जो बसा है वो इंडियन से बसा हुआ है, लेकिन उसका पैसा जब वहीं से सर्कुलेट होता है इंडिया में, कभी कभी आता कभी नहीं भी आता। तो दुबई का डेवलपमेंट कर दिया है, वहाँ के अवसरों का फायदा उठा के इंडिया का डेवलपमेंट नहीं करते हैं लोग। यहाँ से लाखों लोग जाके वहाँ भी इंडस्ट्री है, सब कर रहे हैं। तो पांचवी बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारत का आर्थिक विकास, समानतामूलक विकास इन फार्मूला से हो सकता है जो अभी हमने 3-4 फार्मूले बताए। सागर विश्वविद्यालय में हमने जो 1995 में लेक्चर दी थी और उसमें इकोनॉमिक्स के विषय में मैंने एडवर्स कमेंट्स किया था कि ज़्यादातर भारत के इकोनॉमिक्स जो मूर्ख होते हैं, क्योंकि जो वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगा के कम से कम जो प्रोडक्शन देश करता है वो ठीक नहीं है। कम से कम लोगों को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये उनकी मानसिकता थी। हमने कहा कि गलत मानसिकता। जिस देश में उस समय जो 101 लोग 1 करोड़ होते थे, 100 करोड़ होते थे, उससे 100 करोड़ के आसपास होते थे, उस समय मैंने कहा था जिस देश में पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा हो वहाँ जो है 10 आदमी से 100 आदमी का काम क्यों कराते, बल्कि 100 आदमी का 10 आदमी से काम करवा क्यों नहीं कराते? आपको क्या प्रॉब्लम है? इस मानसिकता से क्यों ग्रसित हो आप लोग कि हम जो कम लोगों से ज़्यादा काम लेंगे? क्यों? ज़्यादा लोगों से कम काम लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको? वो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, स्वस्थ राष्ट्र देगा। वो स्वस्थ रहेगा, कम काम करेगा, क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं नहीं, आप तो 12 घंटे खूब काम करो, गधों की तरह काम करो, मेहनत करो, खूब करो, आपको हम तनख्वाह देंगे। तो बाकी 100 लोग लाइन में बेरोजगार, उनको कहाँ से रोजगार दोगे? और एक आदमी कितना दो होगा तो बीमार हो जाएगा, वो TADA क्लेम करेगा, वो हॉस्पिटल का क्लेम करेगा, वो आधा बीमार रहेगा, उसकी लाइफ भी खराब हो जाएगी, वो नेशन के लिए जो बोझ बना रहेगा, वो हर तरह से जो है परेशान रहेगा, उसका परिवार परेशान रहेगा, उसके बीवी बच्चे परेशान रहेंगे, क्योंकि 12 घंटे नौकरी कर रहा है। कई बड़े बड़े कंपनीज के लोग हम लोग जान पहचान करते हैं, साहब क्या करें, हेलीकॉप्टर तो दिया हुआ है, यहाँ से हम जाते हैं, लेकिन बाल बच्चों का चेहरा देखे हुए 15-15 दिन हो जाता है, सोशल लाइफ नहीं है। बेंगलोर के बच्चे जो है, जो अभी IITian हैं, तनख्वाह तो बढ़िया पा रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपये पा रहे हैं, 5 लाख रुपये महीने वाले भी लोग निकल गए हैं। वो देखो तो 40 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, बुढ़े हो गए हैं, आंखें धसी हुई हैं, उनके जो आई साइट्स जो है देख लीजिए, बाल जो सफ़ेद होने लगे। ये कौन सा राष्ट्र हम लोग बनाना चाहते हैं? एक बीमार राष्ट्र बनाना चाहते हैं, फिर हॉस्पिटल खोलो, उनको दवाइयाँ दो। इससे अच्छा कम काम करेगा, फुटबॉल खेलेगा, मस्ती करेगा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कौन सा देश चलाना चाहते हैं? ये मूर्खता, जाहिलियत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने इकोनॉमिस्ट को बोला था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 आदमी की जरूरत है तो उसमें 200 आदमी भर्ती करो ना, तनख्वाह 2 लाख की जगह 1.5 लाख कर दो। जितने क्लास 1 ऑफिसर इंडिया में हैं, 2 लाख से ऊपर तनख्वाह पाने वाले, अच्छा उनका 1.5 लाख रुपये तनख्वाह कर दो, तो उनका क्या बिगड़ने वाला है? सबके बच्चे सेटिल हैं, जितने सीनियर अफसर हैं, और 50,000 में जो 2 आदमी को नौकरी मिल जाएगी। 1.5 लाख 50,000 में 25,000 के 2 आदमी को नौकरी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोचने की दिशा ही जो है समतामूलक न होने की वजह से, पूंजीवादी होने की वजह से देश का भंटाधार और देश का सत्यानाश, इसीलिए गरीबी बढ़ती जाएगी। जब आप इस देश का शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे, समानता नहीं आएगी, असमानता आपने पैदा कर दिया। दूसरी बात कि शिक्षा फ्री करो, लड़का टैलेंटेड है तो मेडिकल जो है MBBS बनेगा तो बनेगा। यहाँ का बच्चा गवर्नमेंट के कॉस्ट पे यहाँ से बाहर जाता है तो उससे आप टैक्स ले सकते हो। भाई जो बाहर इनकम करेगा उसका 30% 20% तुम्हें इस देश को देना पड़ेगा। क्यों? कि हमने तुमको फ्री डॉक्टर बनाया। अब तो अमेरिका में जाके 1 करोड़ रुपया पैकेज पर जाओ। इंडिया में भी जो बहुत सारे हॉस्पिटल है जो 1-1 करोड़ के पैकेज पे एक डॉक्टर रह रहे हैं। वो अपने माँ बाप का पैसा क्यों खर्च करे? वो कहते हैं कि हमने 5 करोड़ रुपये देकर हम डॉक्टर बने हैं तो 5 की जगह 25 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो पता चले कि जो नाक में जो है छींक आ रही है तो एग्जामिनेशन पेट का भी करवा देते हैं डॉक्टर्स। सारे के सारे जो है आपका जो है जहाँ 10,000 रुपये खर्च होना 1 लाख रुपये का बिल बनवा देते हैं। फिर बोलते हैं कि मेडिकल क्लेम में क्या, हमने कहा हाँ है तो और भी बढ़ा दो, LIC देगी, जनरल इंश्योरेंस देगा, इंश्योरेंस कंपनी को डाल देते हैं। ये क्या है? मजाक ही हो रहा है। किसी देश को चलाने का, किसी सभ्यता को चलाने का ये तरीका ही गलत है। हम हमेशा कहते हैं 10 आदमी की जगह 20 आदमी को नौकरी दो ना,
जो टॉप रैंक के लोगों को कम करो। आप कहोगे कि उनको साइकोलॉजिकल इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा बड़ा काम करने के लिए, अरे नहीं मिलेगा, उसको बंगला दे दो, उसको रेस्पेक्ट दे दो, उसको पुरस्कार दो, वो खूब काम करेगा। पहले के बड़े से बड़े डॉक्टर्स जो होते थे जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, एक्सपी होता था, बगल में सीएमओ का बंगला होता था, सीवीआईपी माने जाते थे। तो डॉक्टर जो उसको इंसेंटिव मिल रहा है कि हमको जो इतना बड़ा परक्यूजिक वैल्यू मिल रहा है, लाल बत्ती की गाड़ी मिल रही है, चाहे बढ़िया कार मिल रहा है या बढ़िया सम्मान मिल रहा है, तो वो तनख्वाह पर नहीं जाता था। 2000-1500 की तनख्वाह पर जो है डॉक्टर्स ने काम किया सरकारी हॉस्पिटल्स में, 12-12 घंटे काम किया। काम करने की जो मानसिकता भारत में वो है, यहाँ के लोग में ऐसा नहीं काम चोरी है। लेकिन अभी जो कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो उस कल्चर में जो लोग काम चोरी में इंटरेस्ट होंगे। नहीं तो 6 घंटे में जो काम करेगा वो 12 घंटे में भी नहीं कर सकते यदि वो लगन से निष्ठा से काम करता है। तो भारत की गरीबी खत्म करने के ये 4-5 फार्मूला के बाद 5वां इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूं, प्रोडक्शन डायमेंशन। उत्पादन के आयाम को सुनिश्चित करो। जैसे अफगानिस्तान जब बर्बाद हो गया तो अफगानिस्तान में क्या हम यहाँ प्रोड्यूस करके दे सकते हैं और वहां से क्या बार्टर सिस्टम में ले सकते हैं, पैसा रुपया तो वहाँ है नहीं। इथोपिया गरीब है, इथोपिया को हम क्या प्रोडक्शन दे सकते हैं, वहाँ के साधन क्या ले सकते हैं। युगांडा में जो सोने का जो पहाड़ है, सोने का पहाड़ हम लें और उनको जो यहाँ से जो उनको खाने पीने के जितने भी है, एफसीआई के जो गोडाउन में जो गेहूं चावल जो सड़ रहा है, बर्बाद होता है, उसका मुँह देंगे उनको। जो चीज़ कपड़ा हमारे यहाँ सूरत में भिवंडी में बहुत बढ़िया कपड़ा का मार्केट है, बहुत बढ़िया बनता है, यहाँ हमको बेचना ही नहीं, वहाँ बेचो, युगांडा में बेचेंगे, इथोपिया में बेचेंगे, अफगानिस्तान में बेचेंगे, और वहाँ उनके पास पैसे नहीं है तो वहाँ से हम बार्टर सिस्टम में जो है, चाहे काला नमक लाएं, चाहे ड्राई फ्रूट्स लाएं, चाहे सोना लाएं या चांदी लाएं या डायमंड लाएं, सब कुछ है। ये बार्टर सिस्टम देश निकम्मा है ही नहीं, सोच ही नहीं है। मैंने देखा है, मैं तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर की चीजें देख रहा हूँ। किसी अफसर में किसी भी चाहिए IPS IRS जो भी हो, वो विजन ही नहीं है। प्रोडक्शन डायमेंशन पर हमने आज से 30-35 साल पहले लेक्चर दी थी सागर यूनिवर्सिटी में, 95 में इकोनॉमिक्स के सामने दिया था कि आप प्रोडक्शन डायमेंशन डिसाइड ही नहीं करते। आप लोगों ने गलत दिशा में देश को डाल दिया कि कम से कम लोगों से ज़्यादा काम लो। मैं इसके विपरीत बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है मैक्सिमम काम लो या ना लो, रीजनेबल काम लो, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डालो ना, चाहे सरकारी सर्विस हो चाहे प्राइवेट सर्विस हो, ताकि आदमी को अपॉर्चुनिटी मिले, उसको तनख्वाह मिले, रोजगार मिले। 15,000 ही से 20,000 ही से एक फैक्ट्री में रहेगा, हॉस्पिटल उसको फ्री मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, वो अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है, अपने बच्चों को जो है कहीं बाहर भेज सकता है, वो फैक्ट्री में काम करे चाहे सरकारी दफ्तर में काम करे, अपॉर्चुनिटी दो। प्रोडक्शन डायमेंशन ये डिसाइड करना चाहिए कि आज की डेट में अमेरिका को किस चीज़ की जरूरत है जो हम प्रोड्यूस करके दे। जैसे सोवियत रूस ने जो चिप्स हैं, चाहे आपके जो लाइट सिस्टम के चिप्स हैं या मोबाइल का चिप्स है, सभी चीज़ों में एक चिप्स लग रहा है, उसमें सारा सिस्टम ही जो है सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, चाहे कंप्यूटर का चिप्स है। सोवियत रूस है, इजराइल बना रहा है, छोटा सा देश सोवियत रूस जो इसमें मास्टरी है, जापान मास्टरी है। हम क्यों नहीं चिप्स बना सकते? रिसर्च हम क्यों नहीं कर सकते? और वो चिप्स जो है दुनिया के लोगों को बांटे। छोटे से देश में जो है मोबाइल बन गया, हमारे देश में मोबाइल बना ही नहीं, सब कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। क्यों? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दिया नहीं लोगों ने, पूंजीवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। उसको प्रॉफिट से मतलब है, देश लूटने से मतलब है, देश को उपभोग करने से मतलब है, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि देश के विकास करने में योगदान नहीं है तो वो भ्रम पैदा करता है राष्ट्रवाद का कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, मैंने जो 2000 लोगों को रोजगार दिया कि उसको बेरोजगार बनाया। उसको जो परमानेंट रोजगार तो दी नहीं, उसको तो मजदूर बनाया। वो मजदूरी को जो है रोजगार कहते हैं, मजदूर बना के कहते हैं रोजगार दिया है। रोजगार क्या दिया भाई? परमानेंस तो है नहीं, जब चाहे तब लात मार के भगा दो, जब चाहे डांट के भगा दो। कोई सोशल सिक्योरिटी है ही नहीं, एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, हेल्थ कुछ भी नहीं है, उसके जो पेंशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या उसको रोजगार दे रहे हो? रोजगार थोड़े है। तो जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 39, अपॉर्चुनिटीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और सरकारें इस बात का प्रयास करें कि किसी के पास वेल्थ जो है ज़्यादा ना हो जाए, साधन ज़्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए जो है पहले टैक्सेशन में ये होता है, जिसके पास टैक्स इनकम ज़्यादा हो उसे टैक्स ज़्यादा लो। तो कभी 85%, 80%, 90% तक अंग्रेजों के ज़माने में टैक्स लिया जाता था। 100 रुपये कमाओगे 90 रुपये टैक्स दोगे, 10 रुपये घर पे रखो, तो दूरी कम थी। अब घटाते हो गया। अभी जो है कारपोरेट में जिसका इनकम खूब बड़ा उसको 25% टैक्स कर दिया गया, और सैलरी वालों को 33% है, फर्म वालों को 33% टैक्स है।
सर टैक्स जोड़ दीजिए, सरचार्ज जोड़ दीजिए तो 2.5%, 1%, 2% और बढ़ जाता है। और जो कारपोरेट हाउसेस हैं उनको हमने 25% टैक्स कर दिया, तो उसको घटा दिया, जबकि उस पर जो 50%, 60% से ज़्यादा लगाना चाहिए टैक्स। तो इक्वल जो है सोसाइटी इक्वलाइजेशन बढ़ेगा ही नहीं ना, असमानता बढ़ती जाएगी। तो शासन के फिलॉसफी में, कार्य करने की शैली में संवैधानिक संचेतना, संवैधानिक मनोभाव नहीं रहेगा तो वो भारत जो है कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं हो पाएगा। गरीबी यहाँ समाप्त नहीं हो पाएगी, असमानता बढ़ती जाएगी, और जब गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, तो राष्ट्र जो मजबूत तो नहीं होगा। राष्ट्र हमेशा जो है एक जो है वो दयाशील राष्ट्र बना रहेगा। इसीलिए जो है संविधान को ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है और संविधान को समझने की जरूरत है। प्रोडक्शन डायमेंशन का मतलब एक और भी होता है कि दुनिया को दृष्टि में रखकर अपना प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करो। जैसे इंडिया में कार के नाम पे एक एम्बेसडर, एक पद्मिनी प्रीमियम होती थी, जापानियों ने बात को समझ लिया। उन्होंने 80-82 में मारुति कार निकाली, 85 में 85,000 की कार निकाली, तो घर घर में जो है मारुति पर चलना शान की बात हो गई थी। उस पर प्रीमियम पर 10,000, 20,000 ऊपर से दे के जो है कार ली जाती थी, क्योंकि प्रोडक्शन डायमेंशन समझ गया था कि इस देश को जो है कार बनाने वाले नहीं, कार के नाम पर ट्रक है, एम्बेसडर और दूसरी गाड़ियाँ उन्होंने दिया। उसके बाद दूसरी कंपनियों ने सोचा कि नहीं भाई यहाँ और भी लग्जरियस कार भी होना चाहिए, तो होंडा सिटी, ये सिटी, वो सिटी, सारे सिटी, तमाम गाड़ियाँ, अब तो कम से कम 40-50 वेराइटीज़ की गाड़ियाँ आ गई। ये प्रोडक्शन डायमेंशन उनका है, हमारे लोगों को होश नहीं है। क्यों? यहाँ तो भाई यहाँ पैसा कमा के हम अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे, हम दुबई में इन्वेस्ट करेंगे, हांगकांग में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ का पैसा ले जाकर लंदन में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट ही नहीं करना, रिसर्च ही नहीं करना। तो ये जो प्रोडक्शन डायमेंशन का जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको यदि ठीक से समझ लिया जाए तो देश जो प्रॉस्पेरस हो जाएगा। जैसे इथियोपिया के दृष्टि में हम यहाँ प्रोडक्शन करेंगे, वो मजबूर है ले जाने के लिए। जैसे चाइना ने किया, प्रोडक्शन डायमेंशन क्या समझा कि यहाँ गणेश की पूजा होती है, उन्होंने गणेश की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दी। यहाँ पतंगबाजी होती है, वो पतंग बनाना शुरू कर दिया। यहाँ जिसकी जरूरत हो चाइना बनाना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ सबके घर में मार्बल चाहिए, है ना, मार्बल इतना है नहीं, तो लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल मार्बल बनाओ, लोगों को मार्बल के नाम पर, इटालियन मार्बल के नाम पर बेचो, लोग खरीद रहे हैं इटालियन मार्बल के नाम पर, बनता जो है फैक्ट्री में है। ये प्रोडक्शन डायमेंशन है। हमको पाकिस्तान को क्या सप्लाई करना है, हमको अफगानिस्तान को क्या करना है, पड़ोसी देश कोई भी हो उसके हिसाब से हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे अमेरिका है, वो कॉटन की शर्ट यहाँ इतना पसंद किया जाता है और वो बांग्लादेश से खरीदते हैं। सारे यूरोपियन कंट्रीज को जो है कॉटन कपड़ा पहनना चाहते हैं। सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है स्विस कॉटन जो है, सॉफ्ट कॉटन उनको चाहिए। वो इंडिया में प्रोडक्शन पहले हो रहा है, आजकल बंद हो गया, कॉटन के फील्ड में काम ही नहीं हो रहा। तो प्रोडक्शन डायमेंशन हमारा डिस्टर्ब है क्योंकि विजन की कमी है, गवर्नेंस सिस्टम में। ये सारी चीज़ों को जो ध्यान में रखा जाए तो भारत की गरीबी खत्म हो सकती है, भारत विकसित राष्ट्र हो सकता है और यहाँ असमानता खत्म होती और समतामूलक समाज की स्थापना हो सकती है। धन्यवाद।